हेलो बच्चों, मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आज हम लोग अपने वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। कल कुछ काम आ गया जिसके कारण मैं वीडियो आपके पास भेज नहीं पाया। अब ये 5वां वीडियो है हम लोग के इस सीरीज़ का, जिसमें हम लोग 1.3 के बेसिक्स को आज कवर करेंगे। तो इसमें एक छोटा सा प्रमेय आता है जिसको जनरली लोग छोड़ देते हैं, लेकिन हम लोग को सवाल बनाने में ये प्रमेय काम आएगा, तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। ये प्रमेय 1.3 है। ये कहता है मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है। यदि P a स्क्वायर को विभाजित करती है तो P a को भी विभाजित करेगी। ये पढ़ के अगर नहीं समझ में आया तो मैं आपको बताता हूँ। P एक अभाज्य संख्या लेना है। जैसे मान लो कोई भी 3 ले लो, 5 ले लो, 2 ले लो, ये सब अभाज्य संख्याएं हैं। और हमें कह रहा है कि अगर ये a स्क्वायर को विभाजित करे, मतलब किसी संख्या के स्क्वायर में अगर कोई अभाज्य संख्या भाग पूरा लगा दे तो उस संख्या में भी लगेगा। अगर संख्या के स्क्वायर को विभाजित नहीं कर पाएगी तो संख्या को नहीं कर पाएगी। एग्जाम्पल लीजिए, आपको ए पी ये सब 10th में कम समझ में आता है बच्चों को लगता है सर 2 4 5 लिख के बताइए, तो मैं दिखाता हूँ। 3 में देखो 6 के स्क्वायर में 3 से भाग लग जाएगा। हाँ सर लग जाएगा। 6 का स्क्वायर होता है 36, उसमें 3 से भाग लगाओ तो 12 आ जाएगा। तो जब 6 के स्क्वायर में लग गया तो 6 में भी लग जाएगा, 3 से पूरा लग जाएगा। अगर स्क्वायर में पूरा लगा तो उस संख्या में भी लगेगा, और स्क्वायर में नहीं लगा तो उस संख्या में भी नहीं लगेगा। जैसे 6 में अगर 5 से डिवाइड करो तो पूरा कटेगा? नहीं कटेगा। तो जब 6 में 5 से पूरा नहीं कटेगा तो 6 के स्क्वायर में भी 5 से भाग लगाओगे तो नहीं लगेगा, ठीक है। और 5 से देखो 15 में लगाओ, 15 में 5 से लगाओ तो कितना होगा? 5 3 बार में पूरा कट जाएगा। तो 15 के स्क्वायर में भी लगाओगे 5 से तो 15 का स्क्वायर कितना होता है? शायद 225 होता है। आप देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। तो फिर इसमें 5 से लगाओ तो 5 चौके 20, फिर 2 या 5 पचे 25, 45 बार में पूरा लग गया। मैं आशा करता हूं कि समझ गए होंगे आप लोग। ये छोटी सी बात है कि अगर किसी संख्या के स्क्वायर में किसी अभाज्य संख्या से भाग लग जाता है तो उस संख्या में जैसे 2 से 4 में लग जाएगा तो 4 के स्क्वायर में भी लग जाएगा। 2 से 3 के स्क्वायर में नहीं लगेगा, 3 3 9 में 2 से नहीं लगेगा तो 3 में भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब प्रमेय 1.4 और उदाहरण 9। अच्छा एक बात आज बताना कि आज लाइट कैसा है, क्योंकि मतलब आज मैंने एक टेबल लैंप लिया है, ताकि आप लोग बोल रहे थे कि सर यहाँ लाइट की दिक्कत आ रही है, जब आप लिखते हैं तब लाइट ठीक से नहीं दिखता है। तो आज के लिए बताना कि आज का लाइट कैसा है, फिर हम लोग कुछ और देखेंगे। तो यहाँ मैंने 2 चीज़ें लिखा है। एक तो प्रमेय 1.4 मैंने लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, और उदाहरण 9 सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब बताओ, ये दोनों सेम क्वेश्चन है। अब मैं 2 बनाऊंगा तो एक ही टाइप के क्वेश्चन करने में, या ये कहो कि एक ही क्वेश्चन करने में 2 गुना टाइम लगेगा। बल्कि इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको सिर्फ जहाँ √2 मैं करूँगा वहाँ √3 लिख देना है। इसलिए मैं एक क्वेश्चन कर देता हूँ और एक आप खुद से कर लीजिए, ठीक है। तो सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको विरोधाभासी विधि से हम लोग बनाते हैं। विधि का नाम है विरोधाभासी विधि। अब ये लिखना नहीं होता है, मैं बस आपको समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो भी सिद्ध करना होता है उसके उल्टा मानते हैं। मैं तो एग्जाम्पल से आपको क्लास में ही बताता हूँ कि मान लो कोई लड़का है और उसको सिद्ध करना है कि वो लड़का है, तो उसके लिए क्या करते हैं, विरोधाभासी विधि से सिद्ध अगर करेंगे तो मान लेंगे कि वो लड़की है। तो फिर लड़की होने के लिए कुछ शर्तें होती हैं, जैसे लड़कियों के बाल लंबे होते हैं, चोटियां होती हैं, लड़कियों की दाढ़ियां नहीं होती हैं। तो ये सब बातें हम देखेंगे, लेकिन इसके बाल तो लंबे नहीं हैं, छोटे हैं, या फिर इसकी दाढ़ियां भी हैं। अतः हमारा यह मानना कि ये लड़की है गलत हो गया। तो जब लड़की नहीं है तो लड़का है। इसी प्रकार हमें अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम परिमेय मान लेते हैं। लिखो, माना कि √2 एक
परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब भैया जब ये परिमेय संख्या है, अतः यह P/Q के रूप में होगा, जहां Q नॉट इक्वल्स टू 0, Q 0 नहीं होता है। और परिमेय संख्या का परिभाषा आपने पढ़ा है, तथा P और Q सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। सर ये सह अभाज्य हम नहीं जानते हैं। सह अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। जैसे 4 और 5 ये कभी कटेगा नहीं, तो ये सह अभाज्य कहलाएगा। जो कट जाए, जैसे 12/6 ये कट जाएगा, ये कटेगा तो 2/1 आ जाएगा। जैसे 9/12 ये भी कट जाएगा, 3/4 आ जाएगा। मतलब दोनों में किसी एक संख्या से भाग नहीं लगना चाहिए, तो इसे सह अभाज्य संख्या कहेंगे। तो उसी प्रकार P और Q जो होने चाहिए वो सह अभाज्य होने चाहिए। अब देखो, अब परिमेय संख्या है तो हम लिख सकते हैं, चूंकि √2 बराबर P/Q होगा, क्योंकि परिमेय संख्या है P/Q के रूप में होती है। रूट को हटाने के लिए हम दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ। अच्छा, मैं ये सब आपको लिख के सिर्फ समझा दूं, पहले से लिख दूं तो समय तो बहुत बचेगा, लेकिन कई बार बच्चे कहते हैं कि अब जब सामने लिख के समझाते हैं तो ज़्यादा समझ में आता है, इसीलिए मैं थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लगा के आपको समझा रहा हूँ। तो √2 का आप वर्ग कीजिए, तो यहाँ भी P/Q का वर्ग करना पड़ेगा। अब क्या होगा, या √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 हो जाए, क्योंकि स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है। और यहाँ P² अब बटा Q², दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो, ये Q² जो है वो इधर आ जाएगा, तो 2Q² बराबर P², ठीक है। अब देखो, या Q² जो होगा वो P², ये गुना में 2 है तो नीचे आएगा तो बटा में हो जाएगा। यानी कि मतलब हमारा Q और P ये दोनों तो पूर्णांक है। तो पूर्णांक कब आता है, जब ये पूरा कटेगा तब तो यहाँ कोई पूर्णांक आएगा। यहाँ तो हमें दिख रहा है साफ साफ कि P² में 2 से भाग लग जा रहा है, तब Q² आ रहा है। जैसे देखो, यहाँ अगर हो कि 4/2 बराबर 2, यहाँ अगर कोई पूर्णांक आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये पूरा कट रहा है, 4 2 से कट रहा है, तब तो यहाँ कुछ आ रहा है ना। उसी तरह P² 2 से भाग लग रहा है। तो अभी जो हमने प्रमेय पढ़ा है थोड़ी देर पहले, कि अगर किसी संख्या के स्क्वायर में अगर किसी संख्या से भाग लग जाए तो उस संख्या में भी लगेगी। यहाँ P² 2 से विभाज्य है, P² 2 से विभाज्य है, अतः P भी 2 से विभाज्य होगा। जब P² 2 से विभाज्य है तो P भी 2 से विभाज्य होगा। और कोई संख्या अगर किसी संख्या से विभाज्य होती है तो यदि दूसरी संख्या में उस संख्या से गुना करें तब वो संख्या प्राप्त हो जाती है। जैसे 8 में 2 से भाग लगाओगे तो 4 आएगा, तो 8 2 से विभाज्य है, तो निश्चित रूप में 4 में भी 2 से गुना करेंगे तो फिर से 8 आ जाएगा। यानी अगर 8 2 से विभाज्य है तो हम 8 को 2 × 4 लिख सकते हैं, क्योंकि ये 2 से विभाज्य है।
तो p यदि 2 से विभाज्य है तो p बराबर 2k हम लिख सकते हैं, क्योंकि अब तो मालूम नहीं है ना कि यहाँ तो 8 था तो हमको पता चल गया 2 से गुना करेंगे तो 8 आएगा, लेकिन यहाँ तो p कोई भी संख्या है तो हम मान लेते हैं कि k वो संख्या है जिससे गुना करने पर p आ जाएगा। तो p 2 से विभाज्य है तो p बराबर 2k हम लिख सकते हैं। ये सवाल तो थोड़ा लंबा बनेगा, आपको एक स्क्रीन पर दिखाना ये बड़ा मुश्किल है। मुझसे गलती हो गई है कि मैंने इधर साइड में रफ कर दिया। मैं साइड में एक पेपर लगाता हूँ, मैं इस साइड में एक पेपर रख देता हूँ और इस पेपर पर हम आगे के सवाल को बनाएंगे ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, एक स्क्रीन पे आपको सारा सवाल दिखाई दे। तो मैं अब इसको नीचे कर लेता हूँ। p बराबर 2k हमें मिल गया। आप इसके नीचे लिखेंगे, आप तो परीक्षा में नीचे लिखेंगे, लेकिन मुझे एक स्क्रीन पे दिखाना है तो इसे मैं बगल में लिख लेता हूँ। पहले आप ये लिखेंगे, फिर मैं बगल में जो लिख रहा हूँ वो लिख लेंगे। तो p बराबर 2k आ गया। अब p का मान एक काम करिए, इसको समीकरण हम 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। तो p का मान समीकरण 1 में रखने पर, p का मान समीकरण 1 में हम रख के चेक कर लेते हैं। तो p बराबर 2k है तो 2q स्क्वायर बराबर 2k का स्क्वायर, 2k का स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर है। तो या 2q स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और k का स्क्वायर k स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी कि अब हम क्या लिख सकते हैं, 2 इधर गुना में है तो उधर बटे में चला जाएगा। तो q स्क्वायर बराबर 4k स्क्वायर बटा 2, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, हमें क्या मिल गया, q स्क्वायर बराबर 2k स्क्वायर। ऊपर देख लो, q स्क्वायर बराबर 2k स्क्वायर हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे कि 2 को इधर भेजेंगे तो k स्क्वायर, ठीक है, 2 इधर से इधर जाएगा तो गुना में है तो बटे में चला आएगा, q स्क्वायर बटा 2। अब हम क्या देख रहे हैं, जो काम हमने यहाँ किया वही काम यहाँ करना है कि q स्क्वायर 2 से विभाज्य है, यहाँ q स्क्वायर 2 से विभाज्य है, अतः q भी 2 से विभाज्य हो गया होगा। अब देखो यहाँ हमें क्या मिला था कि p भी 2 से विभाज्य है और q भी 2 से विभाज्य है। तो भैया जब p भी 2 से विभाज्य है, q भी 2 से विभाज्य है, तो हमने जो माना था कि p और q सह अभाज्य संख्याएं हैं, ये हमारा मानना तो गलत हो गया। तो ये हमारा मानना गलत हो गया, इसलिए यह परिमेय संख्या नहीं है यहाँ। अतः हमारा यह मानना कि p तथा q, हमारा यह मानना कि p तथा q सह अभाज्य संख्याएं हैं तथा √2 एक परिमेय संख्या है। गलत है, हमारा 2 बात हम माने थे कि गलत है कि मतलब √2 एक परिमेय है, इसीलिए p और q सहअभाज्य संख्या होंगी, यह गलत है, हमारा यह मानना गलत है। मैं थोड़ा सा ऊपर उठाता हूँ, आप देखिएगा नीचे एक लाइन बस लिखना है, अतः √2 एक दिख रहा है परिमेय संख्या है। बस इतनी भाषा लिख के आप प्रूफ कर दीजिए, आपको पूरे अंक मिलेंगे, ठीक है।
अब जो हमने 2 ठो सवाल दिया था, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए, यहाँ से पूरे आंसर का स्क्रीनशॉट आ जाएगा। ठीक, आपको ये वाला पहले लिखना है, फिर बाद में ये लिखना है। अब जो हमने 2 ठो क्वेश्चन लिया था उस पर बात करते हैं। पहला तो हमें सिद्ध करना था कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, फिर सिद्ध करना था कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो मैंने रूट 2 कर दिया। इस क्वेश्चन को सिद्ध करने में 10 मिनट से ज़्यादा का समय लगा है। तो अगर मैं ये भी करूँ तो फिर 10 मिनट और लगेगा। तो इससे अच्छा है कि आप यहाँ जहाँ जहाँ 2 है वहाँ 3 रख के अपने आप से सिद्ध कर लीजिए, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ताकि उस समय का उपयोग हम लोग अगले सवाल को बनाने में कर लें। उदाहरण 10 दर्शाना है कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। देखो, रूट 3 तो एक अपरिमेय संख्या, हम जानते हैं कि रूट में कोई संख्या रह जाए जो बाहर ना निकल पाए, रूट में कोई भी अभाज्य संख्या आ जाए तो वो अपरिमेय होती है। और अपरिमेय के साथ 5 तो बेचारा परिमेय है, लेकिन अपरिमेय के साथ अगर कोई परिमेय संख्या भी आ जाए तो वो पूरा का पूरा अपरिमेय बना देता है। आपने सुना है ना कि बुरे बच्चों के संगत में मत रहना, बुरे बच्चों के संगत में रहोगे तो तुम्हें बुरा बना देगा। इसी तरह एक अपरिमेय बेचारा पूरी की पूरी संख्या को अपरिमेय बना देता है। खैर, हमें तो सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय है, तो हम करेंगे कि माना कि वही विरोधाभासी विधि 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है तथा यह P/Q के रूप का है, जहाँ Q नॉट इक्वल्स टू 0। यहीं पढ़े हो ना, Q 0 नहीं हो सकता है। चलो लेते हैं। अच्छा, जब भी मतलब ऐसे रूट 3 आ जाए सिद्ध करने को, रूट 2 आ जाए, ये बड़ा कठिन होता है, क्योंकि जैसे अभी आपने पिछले सवाल में देखा है। लेकिन जब भी उसके साथ कुछ प्लस माइनस में आ जाए तो ये सवाल उसके आधे के आधे बराबर आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये ले लो, 5 माइनस रूट 3 बराबर P/Q। जब परिमेय संख्या है तो ये P/Q के बराबर होगा। तो अब इसमें कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है कि बस रूट 3 को एक जगह छोड़ना है। तो ये रूट 3 का हम क्या करें, रूट 3 को इधर छोड़ दो। ठीक है, ये 5 बेचारा प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो P/Q माइनस 5, और नीचे कुछ नहीं तो बटा में मैं 1 अपने मन से लिख देता हूँ। अब क्या होगा, अब दोनों तरफ -1 से गुना करेंगे। क्यों सर? क्योंकि आगे डंडा अच्छा नहीं लग रहा है। तो दोनों तरफ -1 से गुणा करने पर। अच्छा, ये सब बात आपको लिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि परीक्षा में जितना साफ साफ लिखोगे, कॉपी चेक करने वाला उतना अच्छा नंबर देता है। तो ये -1 से माइनस रूट 3 में गुना करेंगे तो ये प्लस रूट 3, जब माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और 1 से तो किसी भी चीज़ में करो उतना ही रह जाता है। और ये -5/1 है तो पहले 5/1 आ जाएगा प्लस में, और ये प्लस P/Q है तो माइनस P/Q आ जाएगा। अब हम करते हैं रूट 3 बराबर 1 और Q का एलसीएम लेंगे तो Q हो जाएगा 1 में Q से बटा का जोड़ घटाव आता है ना, तो 1 में Q से डिवाइड करेंगे तो Q ही होगा, तो 5Q माइनस Q में P। अब देखो, यहाँ P, Q तथा 5 ये तीनों पूर्णांक हैं। तो जब ये तीनों पूर्णांक हैं तो पूर्णांकों को जोड़ घटाव कर लो। जैसे 3 पूर्णांक है, गुना 4/2 कर लो, तो 3 चौका 12/2। मतलब ये पूर्णांकों का जोड़ घटाव गुना भाग कुछ भी कर लोगे तो वह परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। तो ये सब तो पूर्णांक ही हैं, Q है, P है, 5 है, ये सब पूर्णांक है। तो इन सब को जोड़ घटाव गुना कुछ भी करेंगे तो ये संख्या हमें एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। यहाँ 5 P तथा Q
सभी, दिख रहा है स्क्रीन पे, हाँ, सभी पूर्णांक हैं। अतः 5q माइनस p बटा q एक परिमेय संख्या है। और जब यह परिमेय संख्या है तो भैया इसके बराबर √3 जो है यह भी परिमेय होगा, क्योंकि परिमेय के बराबर तो एक परिमेय संख्या होगी। इसलिए √3 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम तो जानते हैं अभी प्रमेय 1.3 हम पढ़े हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है ना। लेकिन प्रमेय 1.3 से हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अतः हमारा यह मानना कि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है गलत है। ये इसको हमने परिमेय मान लिया था, ये हमारा मानना क्या है, गलत है। अतः इसीलिए 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये आपका बस यही भाषा लिखना है, यही आंसर है। अब अंतिम उदाहरण 11 मैं करूंगा और उसके बाद प्रश्नावली आप खुद से बनाइएगा। अंतिम उदाहरण 11 कर दर्शाइए कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। तो वहीं अपना लिखेंगे माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या है जो p बटा q के रूप का है जहाँ q नॉट इक्वल्स टू 0, q 0 नहीं होना चाहिए, बस ये शर्त होता है। अब क्या है कि इसीलिए 3√2 बराबर p बटा q हो जाएगा। अब हम क्या करें, मैंने आपको बताया कि रूट वाला को एक तरफ बाकी सबको एक तरफ कर दूसरी ओर कर देते हैं। √2 बराबर क्या हो जाएगा, p यहाँ 3 गुना में है तो बटे में आ जाएगा 3q। ये तो पिछले वाले से भी आसान आ गया, इसमें तो कुछ जोड़ घटाव भी नहीं करना है। लिखेंगे यहाँ p 3 तथा q पूर्णांक है, p q तथा 3 पूर्णांक हैं। अतः p बटा 3q एक परिमेय संख्या है। मैंने अभी तो समझाया था कि जब ऊपर नीचे गुना भाग में सब पूर्णांक हो तो संख्या तो परिमेय ही होगी। इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन हमारा प्रमेय 1.3 क्या कहता है, प्रमेय 1.3 से हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है जो कि विरोधाभास को दिखाता है। हम तो अतः हमारा यह मानना कि 3√2
एक परिमेय संख्या है गलत है। हमारा यह मानना क्या है कि गलत है। इसलिए 3√2 एक अपरिमेय संख्या। जब परिमेय नहीं है तो अपरिमेय संख्या है। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और बाकी आपको इसका परिचय और सारा उदाहरण मैंने कंप्लीट करवा दिया। अब प्रश्नावली 1.3 है, उसमें 3 प्रश्न है और तीसरे प्रश्न में 3 ठो प्रश्न है, मतलब कुल मिला के 5 प्रश्न है। तो इन 5 प्रश्नों पे आप प्रयास करेंगे तो ये 5 बन जाएगा। वैसे मैं अगले वीडियो में तो 5 बनवाऊंगा ही, लेकिन फिर भी आपको पहले अपना प्रयास कर लेना है, क्योंकि आप अपने से बना लेंगे तो आपका होगा। और सिर्फ देखने से तो कुछ नहीं होता है, सीखने से होता है। तो आप प्रयास कीजिए कि प्रश्नावली 1.3 बना के रखें। बाकी अगले वीडियो में हम लोग अगले प्रश्नावली को देखेंगे। और अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।